हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूँ टेक्निकल हैश कवर चैनल पे। तो चलिए बिना कोई देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे पार्ट 1 को नहीं देखा, यानी कि लाइव प्रोसेस का पार्ट 1 न्यूट्रिशन को नहीं देखा, तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें, ठीक है। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ लाइव प्रोसेस का पार्ट नंबर 2, रिस्पायरेशन। यानी कि रिस्पायरेशन क्या होता है, इसके मतलब क्या होते हैं, इसके हिंदी क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या इसमें आपको पढ़ने हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लाइव प्रोसेस के कई सारे पार्ट हो सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं लाइव का प्रोसेस का पार्ट नंबर 2, रिस्पायरेशन। यानी कि रिस्पायरेशन कहते हैं किसको है ना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं। तो आपका लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय व्हिच। देखिए जो पढ़ रहा हूँ इंग्लिश, इसका हिंदी बताऊंगा, कोई हड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिखा हुआ द प्रोसेस बाय व्हिच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिखा हुआ वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव जंतुओं का सेल यानी कि कोशिका ऑब्टेंट एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त करता है। कब? जब O2 यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगा, तभी आपका जो है रिस्पायरेशन होगा। मतलब इसका हिंदी हो जाएगा शॉर्ट में, जब O2 और ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है तभी आपका एनर्जी बनता है और जीव जंतु इससे रिस्पायरेशन कर पाते हैं। तो आप लोग रिस्पायरेशन का मतलब पढ़े होंगे कि सांस लिया, मतलब कि सांस को इनटेक करना, इनटेक करना, फिर सांस को लेना और सांस को छोड़ना, बस आप यही पढ़ोगे। लेकिन नहीं, आपका आप आ चुके हैं क्लास 10 में, तो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा हार्ड बेसिक, यानी मतलब कि थोड़ा सा लॉन्ग डिफाइन पढ़ना पड़ेगा। तो बस यही आपका लॉन्ग डिफाइन है कि जब O2 और ग्लूकोज जुड़ता है, यानी कि जब O2 और ग्लूकोज को जोड़ेंगे तब आपका बनता है एनर्जी, यानी कि आपका ऊर्जा बनता है और उस एनर्जी से जीव जंतु रिस्पायरेशन करते हैं, है ना। तो इसके कई सारे पार्ट हैं, इसके मात्र 2 ही पार्ट हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से। एरोबिक कहते हैं किसको और एनएरोबिक कहते हैं किसको, है ना। तो आपका लिखा हुआ है एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ O2। यानी कि वैसी प्रक्रिया जो O2 की उपस्थिति, हम बोल रहे हैं O2 की उपस्थिति, यानी कि उसमें अब O2 आपका प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो इसका हिंदी होगा वैसी प्रक्रिया जो O2 की उपस्थिति में एनर्जी यानी कि ऊर्जा आपको प्रदान करेगा, वही आप कहोगे एरोबिक रिस्पायरेशन। यानी कि जब आपका ऑक्सीजन रहेगा, यानी कि जब आपका O2 रहेगा तभी आपका एनर्जी बनेगा, यानी कि ऊर्जा बनेगा, यानी कि ATP बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आपके पास O2 नहीं है, अगर किसी भी सेल के पास O2 नहीं है, तब आपका एनर्जी नहीं बनाएगा। अगर O2 नहीं है, एनर्जी बना दिया, अगर O2 मान लीजिए O2 एब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं है, अगर एनर्जी बना दिया तो वो आपका एरोबिक नहीं कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एनएरोबिक। तो वही लिखा हूँ मैं, एनएरोबिक एक्सप्रेशन कहते हैं किसको है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ O2। क्या लिखा हुआ, अब्सेंस ऑफ O2, यानी कि वैसी प्रक्रिया जो O2 की अनुपस्थिति में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि एनर्जी प्रदान करता है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। तो पहले हम लोग जाने रिस्पायरेशन का क्या फार्मूले होते हैं, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं, ये हम जान चुके हैं। तो जो आपका O2 की उपस्थिति में एनर्जी बनाएगा, यानी कि O2 की प्रेजेंस में एनर्जी बनाएगा, वो आपका एरोबिक हो गया। और जो O2 के अनुपस्थिति में एनर्जी बनाएगा वो हो गया एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, तो इसके मात्र हम एक ही एग्जाम्पल लिए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको चौंडिया नहीं पढ़ते, इसको हम कॉन्डिया पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन का उदाहरण है जो आपका O2 की उपस्थिति में एनर्जी बनाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल है जो O2 की उपस्थिति में आपको एनर्जी बनाएगा। और आपका लिखा हुआ मसल सेल्स जो कि O2 की अनुपस्थिति में, यानी कि O2 की एब्सेंस में एनर्जी बनाएगा, है ना। तो आप कहोगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो मेरे ख्याल से लगता है आपको समझ में आ गया होगा रिस्पायरेशन कहते हैं किसको हैं, रिस्पायरेशन कितने प्रकार होते हैं और उस प्रकार के क्या डिफाइन होते हैं और उसका क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पेज की ओर। तो आपका नेक्स्ट पेज आपके स्क्रीन पे तो लिखा हुआ है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। यानी कि वैसी ऊर्जा जो सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान रिलीज होती है, यानी कि उसको छोड़ते हैं, तब आपका जो ATP बनता है, यानी कि एनर्जी बनता है। यानी कि जो हम सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो हम ATP एनर्जी को छोड़ते हैं,
वो आपका एटीपी कहलाता है। यानी कि एटीपी से हमारी एनर्जी बनता है। अब एटीपी बनता है कैसे? ग्लूकोज प्लस O2 मिल गया तो आपका एटीपी बन गया। यानी कि आपके सामने रह गया फूड और रह गया हवा O2, तब आपका एटीपी बन जाएगा। बिना एटीपी के कोई भी सेल आपका काम नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। लाइव प्रोसेस में बिना सेल का, यानी कि बिना बॉडी का, बिना सेल के कोई भी काम नहीं करेगा एटीपी। अगर एटीपी रहेगा तभी आपका सेल काम करेगा। यानी कि जब आप दौड़ते होंगे तो आप जब दौड़ते हो, चाहे आप खाते हो चाहे पीते हो, तब पर आपको एटीपी लगता है, एनर्जी पूरा ऊर्जा लगता है। जिससे क्या हम बोल रहे हैं तो हमें भी ऊर्जा लग रहा है, यानी कि एटीपी खर्च हो रहा है ना। और एटीपी आपका एडीपी प्लस आईपी से मिलकर भी बनता है एटीपी। तो अब एटीपी का कुछ जानते हैं इसके गहराई में कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट यह आपका होता है फुल फॉर्म, याद कीजिएगा। एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कहा गया है हमारा लाइफ का सबसे बड़ा खजाना। अगर जिसके पास एटीपी है उसके लाइफ में सबसे बड़ा खजाना वही है। मतलब कि जिसके पास, जिससे कि हम जानते हैं आम आदमी के पास, जिसके पास रुपया है वो सबसे बड़ा आदमी बनता है, सबसे बड़ा आदमी होता है। उसी तरह जिसके पास शरीर में एटीपी है, एटीपी ज़्यादा है, वो आपका जो है शरीर का खजाना हो गया, यानी कि शरीर का करेंसी हो गया। अब हम आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक, इसका एक केमिकल इक्वेशन, यानी कि इसका रासायनिक अभिकरण क्या होता है ना। तो लिखा हुआ इसका C10, यानी कि कार्बन आपका 10 होगा, H16 यानी कि H16, फिर H5O13 P3। याद कीजिएगा ध्यान से, C10 H16 H5O13 P3 है ना। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल था। तो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवाइज तुरंत से। तो आपका जो था लिखा हुआ रिस्पायरेशन है ना, तो रिस्पायरेशन ये था कि जो आपका O2 और ग्लूकोज जो मिल के बनाता है एनर्जी, वही आपका रिस्पायरेशन होता है। इसके दो टाइप प्रकार थे। जो O2 की, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी बनाता है वो हो गया एरोबिक, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनर्जी बनाएगा वो हो गया एनरोबिक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जाम्पल था एरोबिक का, और माइटोसिस का एग्जाम्पल था एनारोबिक का। आगे समझ में। इसके एटीपी के फुल फॉर्म थे एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ना। इसके केमिकल इक्वेशन थे C10 H16 H5O13 P3। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 रिस्पायरेशन में क्या क्या चीज़ पढ़ना था। ये आपको जो हम नोट्स तैयार किए हैं ये आपको लिया गया है क्लास 10 का बुक, जो आपका NCERT बुक से पूरा बेस्ट है। यानी कि अब इससे आपको 80% या 90% मैच करेगा आपका MCQ से। मैं जब आपका जो पार्ट ख़त्म होगा तो हम MCQ भी कराएंगे। MCQ भी हम बताएंगे कि MCQ में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अंत करने से पहले जिन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। ठीक है, ताकि जो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ में आपको मिलते रहें ताकि आपको पार्ट 3 का भी नोटिफिकेशन आ जाए कि पार्ट 3 में क्या चीज़ होने वाला है ना। तो मेन रूप से पार्ट 3 में हम लोग पढ़ाएंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव शरीर में कैसे कैसे हमारा खाना जाता है, हवा कैसे लेते हैं, फिर खाना कैसे जाता है ना, कैसे कैसे